तो हम आज today we are going to start with a very quick revision of two applications of dimensional analysis. तो कल हमने डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था। डायमेंशनल एनालिसिस के हमने दो एप्लीकेशन देखे। पहला एप्लीकेशन अगर आपको याद होगा, डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन क्या था? इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? टू चेक correctness of a physical equation. So to check correctness, actually dimensional correctness of physical equation और equations, क्योंकि एक से ज्यादा equation पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो if you remember, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था। तो अगर हमारे पास एक फिजिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो इस केस में फिजिक्स में एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आएंगे सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो s मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आता है l⁻⁴ ut, u मतलब स्पीड है, स्पीड मतलब l1 t-1, साथ में उसके t1 है, तो ये t-1 और t+1 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा l1। एंड देन यू हैव हाफ at स्क्वायर। इसमें a मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं? t-2 और t⁻², तो ये कैंसिल होके बच गया l⁻⁴। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन था s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसमें सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन है सेम। तो अगर सब टर्म्स के डायमेंशन सेम हो तो इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट, एंड इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर हमने देखा था सेकंड एग्जांपल, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या था? to relate different physical quantities, या फिर relation to make relation between different physical parameters, to relate different physical quantities, different physical parameters, physical quantities एक ही बात है। Then तो मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई नीट सीईटी में आपको ये काम में आएगा। तो अगर आपको इफ यू डू नॉट रिमेंबर इक्वेशन, एंड आई टोल्ड यू कि होता है कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो फॉर्मूला अगर याद नहीं आता है तो डोंट वरी, बेसिक चीजें अप्लाई करना। हमने एक पेंडुलम का केस लिया था, ये सिर्फ एग्जाम्पल केस था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हमारे पास एक पेंडुलम था, बाय द वे याद रखना, सिंपल पेंडुलम मतलब एक स्ट्रिंग, रस्सी ऑफ निग्लिजिबल मास, इसका मास नहीं होता है, और ये इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसके नीचे कितना भी लोड लगा दो इसका लेंथ चेंज नहीं होगा। और यू हैव अ पॉइंट मास, सारा का सारा मास एक पॉइंट में होता है। आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो रियल लाइफ में हम इसके नीचे एक मास लगा देते हैं, मेटल का बॉल लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बॉब। तो यू हैव अ बॉब ऑफ मास m। देन हमने क्या किया, हमने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया। तो हमने इसको डिस्प्लेस मतलब इसको मूव किया और छोड़ दिया। तो जब इसको डिस्प्लेस करके आप रिलीज करोगे तो वो यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और वापस से अपनी जगह पे वापस आएगा। तो इट विल गो फ्रॉम A to B एंड कम बैक टू A। ये झूले जैसा है, स्विंग। इनफैक्ट ये एप्लीकेशन जो हमने देखा था, ये आप स्विंग पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप एक झूले पे बैठे हो और आपको ये फाइंड करना है कि इस झूले का, स्विंग का टाइम पीरियड कितना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी नहीं पता तो डो नॉट वरी, कम से कम इतना तो पता है कि इसके पास एक लेंथ है, एक मास है, और मैंने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया तो ये नीचे आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो देयर विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब टाइम पीरियड और टाइम पीरियड, फिजिक्स में टाइम और टाइम पीरियड दो वर्ड यूज होंगे। टाइम मतलब टाइम कैन बी एनी वैल्यू ऑफ टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। लेकिन टाइम पीरियड मतलब क्या?
हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सेट। वन सेट का मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस लाइन पे मोशन परफॉर्म कर रहा है टू एंड फ्रो। टू मतलब यहां से यहां जाना, फ्रो मतलब वापस आना, टू एंड फ्रो। तो ये जो मोशन है, ये मोशन इक्वल टाइम के बाद रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो क्लासेस होते हैं, आप क्या बोलते हो? पीरियड। पीरियड बोलते हो ना? क्यों? क्योंकि एक एक घंटे के सेट है। मैथ्स होगा, फिर फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, एक्सेट्रा। हर दिन वैसा ही होगा। तो जब एक मोशन खुद को इक्वल टाइम के बाद रिपीट करता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन, पंखे का मोशन, हर इक्वल टाइम के बाद वापस से वो एक चक्कर लगाएगा, राइट? दिन, डे, अर्थ का रोटेशन, हर 24 आवर्स के बाद वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे होगा। अर्थ का रिवोल्यूशन, हर 365 दिन के बाद वापस से वो अपनी जगह पे होगा। सेविंग मशीन का नीडल, देखा है ना? सिलाई मशीन का जो नीडल होता है, वो भी क्या करता है? मोशन को बार बार रिपीट करता है, पीरियोडिकली रिपीट करता है, मतलब सेम टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक मोशन। जब जब पीरियोडिक मोशन हो, जब जब पीरियोडिक मोशन हो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, पीरियोडिक मोशन में क्या होगा कि एक सेट कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा था? यहाँ पे ये यहाँ से जा रहा था, वहां पे वापस आ रहा था, गोइंग कमिंग बैक, गोइंग एंड कमिंग बैक। तो एक सेट, वन सेट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। यहाँ पे भी ऐसा ही है। पेंडुलम को छोड़ दोगे, बी पे आएगा, वापस ए पे जाएगा, फिर बी पे आएगा, ए पे जाएगा। तो ए टू बी टू ए इज कॉल्ड एज वन सेट, वन ऑसिलेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट मतलब वन ऑसिलेशन, इसको बोलते हो टाइम पीरियड। तो जब जब पीरियड या टाइम पीरियड ये वर्ड यूज हो, तो इसका मतलब वो क्या है? स्पेशल केस है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सेट, वन ऑसिलेशन, राइट? क्लियर? तो अब हमको फाइंड करना था कि इसका टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है। हमको कुछ पता नहीं कि कैसे डिराइव होता है, ये अभी आप सीखोगे भी नहीं, 12th में सीखोगे कि इसका इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं। लेकिन बेसिक नॉलेज था। इसके पास 3 पैरामीटर है, तो तीनों पे डिपेंड करेगा। कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। मास है, लेंथ है, जी है। मैंने कर लिया था L रेस टू A, N रेस टू B, G रेस टू C। मैं अब चेंज कर दूंगा, मैं बोलूंगा मास पे डिपेंड करता है M रेस टू A, G पे डिपेंड करता है G रेस टू B, और किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे L रेस टू C। तो ये आप पावर में क्या लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली आंसर आपका सेम आएगा, राइट? तो हमने सबको कंबाइन कर दिया था, M रेस टू A, G रेस टू B, L रेस टू C। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिखते हो। ये कांस्टेंट एक नंबर है, नंबर मतलब इसका डायमेंशन नहीं है। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे समझ में आएगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये जो k है, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज डायमेंशन लेस। इसके खुद के डायमेंशंस नहीं है, मतलब m0, l0, t0। मास m रेज टू a, g रेज टू b, l रेज टू c। फिर हमने लिखा था दोनों साइड पे जो भी टर्म है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। टाइम का डायमेंशंस क्या है? t रेज टू 1। k के डायमेंशंस तो नहीं है। मास का डायमेंशंस क्या है? m रेज टू 1 रेज टू क्या है? a। g के डायमेंशंस क्या है? l1 t माइनस 2 रेज टू b। उसके बाद l, l मतलब लेंथ, रेज टू 1 रेज टू c, करेक्ट? देन ये आ गया t रेज टू 1 इक्वल टू m रेज टू a, L रेज टू b, t रेज टू माइनस 2b, L रेज टू c। जहां जहां बेस सेम है उसको कंबाइन कर लेंगे, और यहाँ पे m रेज टू 0, L रेज टू 0 और t रेज टू 1 लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया m रेज टू a, L रेज टू b प्लस c, t रेज टू माइनस 2b, करेक्ट? देन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, m का जो पावर राइट हैंड साइड पे है वही पावर लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो a इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0 एंड 1 इक्वल टू माइनस 2b। तो b कितना आ गया? माइनस 1/2। तो c कितना आएगा? माइनस b। माइनस मतलब माइनस माइनस
प्लस, तो कितना आएगा प्लस। अब ये ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उस इक्वेशन में, तो इक्वेशन था t इक्वल टू के m रेज टू a g रेज टू b एंड l रेज टू c। तो m रेज टू 0 क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 0, g रेज टू b कितना है हाफ, और l रेज टू माइनस हाफ। करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट। b की वैल्यू माइनस हाफ है, c की वैल्यू प्लस हाफ है। तो यह आ जाएगा आपके पास k l रेज टू हाफ अपॉन g रेज टू हाफ। तो t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाय g, राइट। तो ये आ गया था इक्वेशन, हमने कल भी यही इक्वेशन फाइंड किया। सिर्फ मैंने कल l रेज टू a m रेज टू b और g रेज टू c लिखा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। क्लियर यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं तीसरे एप्लीकेशन पे। तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोल सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पूछा, बट उससे भी पहले, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है न्यूटन, और फोर्स का ही सीजीएस यूनिट क्या है डाइन। तो मैंने आपको पूछा 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन, 10⁵. एनर्जी का क्या है जूल, और सीजीएस क्या है अर्थ। तो अगर मैं पूछता हूँ हाउ मच इज 1 जूल इन अर्थ, 10⁻7 बट द क्वेश्चन इज कहाँ से आया, ये 10⁵ और 10⁻7 कहाँ से लाया। तो इसके लिए भी हम एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जब जाते हैं तो जो कन्वर्जन फैक्टर लगता है वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से आता है। तो वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वन फिजिकल पैरामीटर फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। तो पहले हम अच्छे से समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फाइंड करना था 1 जूल मतलब कितना अर्ग, तो मैं क्या बोलूंगा 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग, सम नंबर, x कैन बी एनी नंबर। अब जूल या अर्ग दोनों क्या है एनर्जी, एनर्जी। तो हम अगर डायमेंशंस लिखते हैं तो हम लिखेंगे 1 इनटू डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशन क्या थे, नहीं याद हो डू नॉट वरी। आपको एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला याद है क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी याद है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, सफिशिएंट है हाफ एम बी स्क्वायर। m के डायमेंशंस m रेज टू 1, b के डायमेंशंस l1 t माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो m1 l2 t माइनस 2 डायमेंशन। तो नहीं याद होगा तो जो पता है उससे निकाल लेना। 1 जूल m1 l2 t माइनस 2 इक्वल टू, अब जूल मतलब कौन सा सिस्टम है एसआई, और मतलब कौन सा है एजीएस। तो मैं क्या करता हूँ एसआई सिस्टम को मैं सफिक्स लगा देता हूँ 1 1 एंड 1। तो जब जब मैं सफिक्स में 1 लिख रहा हूँ मतलब कौन से सिस्टम में हम लोग एसआई में। एक्स अर्ग, अर्ग भी एनर्जी है तो डायमेंशन तो सेम होंगे m1 l2 t माइनस 2। सिर्फ ये है सीजीएस, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 2 एंड 2। सिर्फ ये हमारे समझने के लिए 1 मतलब कौन सा सिस्टम, 2 मतलब कौन सा सिस्टम, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है x, तो जो फाइंड करना है उसको वहीं पे रखो, इस पूरे को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर में क्या था m1 रेज टू 1 l1 रेज टू 2 t1 रेज टू माइनस 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा m2 रेज टू 1 l2 रेज टू 2 t2 रेज टू माइनस 2। क्लियर यहाँ तक, राइट। देन what we can do now is, अब इन सब में मास मास लेंथ लेंथ टाइम टाइम कॉमन है, तो एक काम करते हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी है जैसे मास, तो मैं लिखता हूँ m1 अपॉन m2 रेज टू 1 क्योंकि दोनों में पावर कितना था 1, l1 अपॉन l2 रेज टू 2
और T1 अपॉन T2 रेज टू -2, ये क्या मिलेगा मुझे, x मिलेगा। अब m1 मतलब कौन सा सिस्टम था, SI। मास आप किस में मेजर करते हो, SI में, kg। और m2 मतलब कौन सा था, CGS, मास ग्राम रेज टू 1। L1 लेंथ किस में, मीटर, L2 सेंटीमीटर। इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, 10⁻³ ग्राम, ग्राम कैंसल। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर, इसका पावर 2 है, भूलना मत, इसका 1 है, ये तो 1 आ गया। 1 एनीथिंग इज 1, 1:0 is 1, 1:1 is 1, 1 any number is 1। ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो ये कितना आ गया, 10⁻3, 10⁻2 मतलब 10⁻4, तो कितना आ गया, 10⁻7। therefore 1 joule is x मतलब 10⁻7 और, तो ये ऐसा आता है। तो आप ऐसे कन्वर्जन फैक्टर्स फाइंड करते हो। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बाद में हम शॉर्टकट्स से ही हम लोग डायरेक्टली फाइंड करेंगे, दैट विल बी इन जेई नीट। तो फिलहाल बेसिक कर लो। अगर अर्ग टू जूल जाना है तो 10⁻2, एक अर्ग मतलब कितना जूल, 10⁻7 जूल। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस। ओके, तो ये तीसरा एप्लीकेशन है। तो तीसरा एप्लीकेशन हम लोग वापस एक बार समझ लेंगे, इट इज वेरी इजी। तो व्हाट यू कैन डू इज, वी आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट conversion conversion factor between, to find out conversion factor between different systems of units. So to find out conversion factor between different system of units, so we can say dimensional analysis can be used to find conversion factor of a physical quantity from one system of unit to another system of unit to another system of unit। तो अभी मैंने एग्जांपल लिया था किसका, जूल का, मतलब एनर्जी का, राइट। अब फॉर एग्जांपल हमने प्रूव किया, अभी प्रूव किया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब मैं फोर्स का कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू नो कि 1 न्यूटन मतलब कितना टाइम, तो मैं बोलूंगा 1 न्यूटन इक्वल टू x टाइम। अब ये SI सिस्टम है, ये सिस्टम है SI, और ये है CGS। अगर मैं डायमेंशन लिखता हूं तो 1 न्यूटन मतलब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 L1 T - 2 मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो m1 L1 T - 2। लेकिन ये SI है तो मैं सफिक्स देता हूं 1 1 एंड 1 x। डाइन भी क्या है, फोर्स, तो फोर्स वापस आएगा m1 L1 T - 2, तो 2 2 और 2 ये होगा CGS, राइट। गुड, तो हमें फाइंड करना था x, हमें x फाइंड करना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू m1 L1 T - 2 अपॉन m2 रेज टू 1 L2 रेज टू 1 T2 रेज टू -2। तो m1 रेज टू 1 L1 रेज टू 1 T1 रेज टू -2 अपॉन m2 रेज टू 1 L2 रेज टू 1 T2 रेज टू -2। फिर हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो वी विल सेपरेट m1 और यहाँ पे m2, दोनों का पावर
same 1, L1 L2 power is same 1, and then P1 P2 power is -2. मास m1 ये SI सिस्टम में होता है किलोग्राम, तो इसको लिखेंगे केजी, इसको लिखेंगे ग्राम रेज़ टू 1, ये होता है मीटर अपॉन। टाइम का कोई चिंता ही नहीं है, टाइम लेना ही नहीं, क्योंकि टाइम हर एक सिस्टम में सेकंड होता है, तो आपके कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे। जब भी कन्वर्ट करोगे टाइम को छोड़ देना, क्योंकि टाइम एफपीएस में, एमकेएस में, सीजीएस में, एसआई में, सब में सेकंड। हाँ, अनलेस ऐसा बोला हो, ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं हम, ऐसा बोलते हैं देयर इज सम प्लैनेट वेयर एलियंस लिव, बोलते हैं ऐसा। ऐसा इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेडब्ल्यू और नीट में, imagine the fundamental unit of time for them is 30 seconds, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 मिनट। हमारे लिए फंडामेंटल कितना है 1 सेकेंड, उनके लिए कितना है 1 मिनट। तो फिर उस केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। उस केस में बोल सकते हैं, ऐसा बोलेंगे हमारे अर्थ पे 2 न्यूटन का फोर्स, तो उनके प्लैनेट में कितने न्यूटन का फोर्स, या फिर उनके सिस्टम में कितना फोर्स। जैसे अभी बताया ना आपने, 1 जूल इज हाउ मेनी अर्थ, 10⁻⁷। इमेजिन ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पे अर्थ में मेजर करते हैं, तो मैंने बोला 1 जूल एनर्जी, तो वो कितना बोलेंगे 10⁻⁷। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं फंडामेंटल हमारे पास कितना 1 सेकेंड, उनका कितना 1 मिनट। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आप अर्थ पे मास, लेंथ और टाइम को लेते हो फंडामेंटल। इमेजिन ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पे फोर्स और मोमेंटम फंडामेंटल है, तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल, अब जस्ट एग्जांपल के लिए हमने फंडामेंटल किसको लिया था, डिस्टेंस और टाइम को। तो स्पीड कहाँ से आ गया, डिस्टेंस और टाइम से, तो स्पीड क्या है, डिराइव्ड है, करेक्ट। ऐसा भी बोल सकते हो ना, स्पीड मतलब v, तो v इंटू टी इक्वल टू एल। तो अब ऐसा भी बोल सकते हो कि स्पीड फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो लेंथ क्या हो गया, डिराइव। तो बोल सकते हो, होता नहीं है, हम अर्थ पे है, भूलना मत। आप यहीं पे हो तो वापस से अर्थ पे आ जाओ। गुड, देन अब वापस से वही कन्वर्जन, किलोग्राम मतलब कितना ग्राम, 10⁻�3, और ये कैंसिल और कैंसिल पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻²। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, रेज टू 1, इसका तो कोई टेंशन नहीं था, राइट। 10⁻3 और 10⁻2 कितना, 10⁻5। देयरफॉर 1 क्या, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम। तो हो गया कन्वर्जन फैक्टर रेडी, क्लियर, राइट। अब आपके प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल ना, सॉल्व। हमको देखना है, यू नो व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो 1, और आपको मैंने बताया था, डू यू रिमेम्बर, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। बाद में लिखना, अभी ध्यान यहाँ पे, डू यू रिमेम्बर, मास मतलब किलोग्राम, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, याद है 1 जूल मतलब क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है ये याद है। फोर्स मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये याद होगा कि मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो मैंने अगर सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये क्या बन गया, न्यूटन सेकेंड। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, हम मोमेंटम के यूनिट्स देख रहे थे, क्या है ये, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन फोर्स क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर करना है तो सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस करेक्ट। तो सेकेंड और सेकेंड क्या कर लिया, एडजस्ट, ये क्या है, न्यूटन, ये आ गया न्यूटन सेकेंड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 न्यूटन सेकेंड का
2 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम है, इसका कन्वर्जन सीजीएस में करो, फाइंड व्हाट इज दिस इन सीजीएस यूनिट। तो ऐसे केस में कन्वर्ट करना ही नहीं होता है। कैसे करोगे? 2 न्यूटन सेकेंड, मैं एक काम करता हूं, पहले 1 न्यूटन सेकेंड देख लेता हूं। 1 न्यूटन सेकेंड इज एक्स डाइन सेकेंड, बराबर। 1 न्यूटन सेकेंड एक्स डाइन। अब या तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो या फिर डाइन को न्यूटन में। हमने अभी भी देखा 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन, 10⁵, तो 10⁵ डाइन सेकेंड आ गया। और ये भी क्या था, डाइन सेकेंड। तो डाइन सेकेंड कैंसल, तो एक्स की वैल्यू क्या है? मैंने क्या बोला, सेकेंड टाइम तो चेंज होगा नहीं, तो चेंज कौन होगा? न्यूटन। तो वही आएगा ना, 10⁵ ही आएगा। सी 1 न्यूटन सेकेंड, ये तो चेंज हो नहीं रहा, चेंज कौन हो रहा है? और वो तो ऑलरेडी करके रखा है आपने, तो कितना आएगा वो? 10⁵। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली समझना होता है कि सेकंड को छोड़ दो, सिर्फ कन्वर्जन होगा न्यूटन और डाइन में। लेकिन 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन, डाइन डाइन कैंसल, तो x इक्वल टू 10⁵। गुड, तो कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। ओके गुड। अब ये जो 3 एप्लीकेशन थे, हमने अभी तक देखा कि एडवांटेज क्या क्या है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। हमने पहले डायमेंशन यूज करके क्या फाइंड किया था? एसआई, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, याद है? फॉर्मूला लिखा था हमने, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था हमने, m1l⁻⁻3। फिर हमने लिखा था किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पूरा टेबल बनाया था, इफ यू रिमेम्बर। हमने यहाँ पे पूरा टेबल बना के इसको सॉल्व किया था हमने, फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, डायमेंशनल इक्वेशन, और उसके बाद एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन, स्पीड अपॉन टाइम, डायमेंशनल इक्वेशन, एसआई यूनिट। ऐसे सारे के सारे क्वांटिटीज के, डिराइव क्वांटिटीज के आप डायमेंशनल फॉर्मूला साथ में एसआई यूनिट बना सकते हो। ये एक एडवांटेज है। उसके बाद 3 एप्लीकेशन थे, वो तीनों के तीनों एडवांटेज है। पहले एप्लीकेशन में हमने देखा कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये पहला एप्लीकेशन था। आज रिपीट भी किया, टू चेक इफ अ गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। फिर दूसरा एप्लीकेशन था टू फाइंड आउट, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर्मूला बनाना, यू कैन मेक फॉर्मूलाज विदाउट नोइंग, बिना फिजिक्स पता किए भी कर सकते हो। तीसरा एप्लीकेशन था कन्वर्जन फैक्टर ढूंढना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो कन्वर्जन फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो उसका ये था तीसरा एप्लीकेशन। तो अभी तक हम सिर्फ एडवांटेजेस पे फोकस कर रहे हैं, मतलब वी आर फोकसिंग ओनली ऑन प्लस पॉइंट, एडवांटेज, प्रोज। और कॉन्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसको फिजिक्स में बोलते हैं लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस। तो लेट अस लुक एट लिमिटेशंस, limitations of dimensional analysis। कौन सा एनालिसिस? तो एक लिमिटेशन तो मैंने बता ही दिया, उस पर हम बाद में आएंगे। नंबर 1, अगर आपको याद होगा, ये जो हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया था, इसमें जो k आया था, ये k क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k जो है, ये डायमेंशन लेस है। तो ये जो k की वैल्यू आती है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। ये k की वैल्यू हमको सिर्फ मिल सकती है एक्सपेरिमेंट से। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमको बता नहीं सकता कि ये वैल्यू 2 है या 3 है या 4 है या 2 पाई है या 3 पाई है। मैंने आपको कल बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 पाई। तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिल सकता आपको। तो ये पहला लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, the value of constant of proportionality
can only be found out using या तो with the help of experiments, with the help of experiments. इसकी वैल्यू आपको डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिल सकती with the help of experiment. जो वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट से मिलती है उसको स्पेशल नाम है फिजिक्स में, पता है, एम्पिरिकल कांस्टेंट. तो याद रखना, जब भी आपको कोई वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मिले उसको क्या बोलोगे, एम्पिरिकल वैल्यू या एम्पिरिकल कांस्टेंट. दिस वैल्यू इज नोन एज empirical value or empirical constant. For example, अभी हमने देखा, for example, the value of k in the equation t equal to k under root of L by G is found to be 2 pi, right? 2 pi कहां से आया एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट. नंबर 2, ये पहला लिमिटेशन है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल सकती, आपको नहीं फाइंड कर सकते. नंबर 2 थिंक, और क्या लिमिटेशन हो सकता है, क्या लिमिटेशन हो सकता है, और इसी को आगे लेते हैं. ये k मैंने 2-3 बार बोला, ये k क्या है, डायमेंशनलेस. तो ऐसे भी कोई इक्वेशन आते हैं जहां पे कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस नहीं होते. जैसे डू यू नो, अगर मेरे पास 2 मास है m1 और m2, तो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मासेस, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. g क्या है, कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस नहीं है. देख लो, g इक्वल टू r स्क्वायर को वहां लेके गए, fr स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. अगर मैं डायमेंशन लिखता हूं, ये जेई नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. फोर्स के डायमेंशंस, डिस्टेंस के डायमेंशंस का स्क्वायर, मास m1 इंटू m2. फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 L1 T-2, डिस्टेंस L1 उसका स्क्वायर तो L2, और नीचे मास है m1 और m1 तो m2. ये ऊपर जाएगा तो m1 और m-2 मतलब कितना, L कितना 3 और T कितना, तो ये m0 L0 T0 हुआ क्या, हुआ नहीं. तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस था क्या, नहीं. तो जहां जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये डायमेंशनलेस नहीं हो वहां पे आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर ही नहीं सकते. तो दिस इज सेकंड लिमिटेशन, हर जगह पे नहीं लगा सकते. तो सेकंड लिमिटेशन इज डायमेंशनल एनालिसिस can only be used if the constant of proportionality is dimensionless. इसी को मैंने नोट्स में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है. बात एक ही है, मीनिंग इज द सेम, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है. दैट्स इट. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज डायमेंशनलेस. ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन ओनली बी यूज्ड इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज डायमेंशनलेस. अभी इसी को भी नोट्स में मैंने ऐसा कुछ लिखा होगा. फॉर एग्जांपल क्या लिखा है,
डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, यहाँ पे बोला है कैन बी यूज, वहां बोल रहा हूँ कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज बोला ना आगे, इफ constant of proportionality is not a dimensionless quantity. तीसरा नंबर, this method is not useful, मतलब dimensional analysis cannot be used when constant of proportionality is not dimensionless, मतलब dimensions है, right? तो जब जब constant of proportionality के dimensions होंगे तो ये मेथड यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये सेकेंड लिमिटेशन है। तो कहाँ कहाँ यूज करोगे? जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? डायमेंशनलेस। करेक्ट, गुड। देन अब क्योंकि हम इसकी बात कर ही रहे थे जी, तो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझ लेते हैं। फिजिक्स में 2 साल में और आगे भी जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सिविल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस छोड़ के, उसमें भी आता है, बहुत सारे कांस्टेंट्स आएंगे, बहुत सारे कांस्टेंट्स है। जैसे यू नो व्हाट इज दिस कांस्टेंट? acceleration due to gravity, gravitational acceleration. You know what is this constant? Universal gravitational constant. Look, आपने एक को यूनिवर्सल बोला, दूसरे को सिर्फ बोला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको यूनिवर्सल नहीं बोला, वो यूनिवर्सल क्या, वो ग्लोबल भी कांस्टेंट नहीं है। आप देखोगे इसी 11th में आगे जाके, तो देयर आर सम कांस्टेंट्स व्हिच आर कांस्टेंट एट अ गिवन पोजीशन। ये जो आप लिखते हो 9.8 वैल्यू लिखते हो, इसके पता है 9.8, ये हर जगह पे सेम नहीं है। ये अर्थ के सरफेस पे 9.8 है, अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तो कम होगा, नीचे गए तो कम होगा, और के सरफेस पे ही घूमने गए तो भी कम होगा। मतलब ये पोल से इक्वेटर पे आए तो यहाँ पे वो आता है 9.73। तो ये जो जी है ये लोकल कांस्टेंट है। ये लोकल मतलब हमारी सिटी में एक वैल्यू, थोड़ा और गए हमारा सिटी आता है यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ समवेयर हियर, ऊपर गए तो बढ़ेगा, नीचे गए तो कम होगा। तो ये जो कांस्टेंट है, ऐसे कांस्टेंट्स को बोलते हो लोकल कांस्टेंट। इसको लोकल नहीं लिखते, इसे बोल देते हैं कांस्टेंट। और जी इज यूनिवर्सल, मतलब अर्थ पे मेजर करो, मार्स पे जाओ, किसी और प्लेनेट पे जाओ, इसकी वैल्यू होगी सेम। तो 2 कांस्टेंट यूनिवर्सल है, एक जी और एक, पता है ये गैस इक्वेशन पता है आपको? नहीं तो ठीक है, केमिस्ट्री में आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट, वो बाद में आएगा तो छोड़ दो। तो जी, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, कैपिटल जी ये कौन सा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल। स्मॉल जी क्या है? लोकल। ओके गुड। देन अब आ जाते हैं तीसरे पे, और ये जो तीसरा पॉइंट है नोट्स में, ये दूसरा पॉइंट है, तो फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस डजंट मैटर, सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे यूज करोगे, कहाँ कहाँ पे नहीं करोगे। अब इमेजिन हमने इसको यूज कहाँ किया? हमने यूज किया था T प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A M रेज टू B G रेज टू C, राइट? अब इमेजिन मेरे पास एक फंक्शन है, देखो फंक्शन, फंक्शन पता है? फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको क्या बोलते हो? चलो ठीक है, थोड़ा और डिटेल, इस फिजिक्स में मुझे मैथ्स बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, लगता है मैथ्स। मुझे बताओ अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो y क्या आएगा? 3। 2 डालता हूँ तो क्या आएगा? 3 डालता हूँ तो 9 प्लस 2 11। मतलब x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है। और इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? y इज फंक्शन ऑफ x। अगर x की वैल्यू चेंज हुई तो y की वैल्यू चेंज हुई। y इज अ फंक्शन ऑफ x, करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? अब फिर ऐसा भी तो हो सकता हो ना, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो साइन की वैल्यू कितनी?
sin 0 इज 0, तो y क्या आ गया 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 लिखता हूँ, इफ आई राइट डाउन x वैल्यू एज 0, y value is also 0. If I take x value 30, y value is, if I take 45 by root 2, if I take 60, if I take 90, right? तो यहाँ पे y ये किस पे डिपेंड करता है, x पे, तो क्या बोलोगे इसको, y इक्वल टू f ऑफ x, right? y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ऐसा भी तो हो सकता था y इक्वल टू e रेज टू x, हो सकता है ना। इफ आई पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, e raised to 0 is 1, x equal to 1 e, x equal to 2 e square, x equal to 3, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ऐसा भी लिख सकते थे y इक्वल टू लॉग ऑफ x, इसको क्या बोलोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, करेक्ट, राइट? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, वो मैथ्स में सीखोगे ही, फिजिक्स में जो लगने वाला है वो समझ लो। लॉगरिथमिक फंक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जब मैंने x की वैल्यू एक नंबर डाला तो मुझे y भी क्या मिला, नंबर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये प्योरली क्या है, नंबर है। इनके डायमेंशन है क्या, है डायमेंशन? नहीं। हम क्या देख रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस। अब जिसके डायमेंशन ही नहीं है वहां पे डायमेंशन एनालिसिस कैसे यूज करोगे, कर सकते हो। मैंने बोला मुझे बताओ, मेरे पास एक इक्वेशन है, इफ आई आस्क यू, आई हैव अ इक्वेशन y इक्वल टू sin x प्लस e रेज टू x, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ y। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ k। कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं? अरे इनके डायमेंशन ही नहीं है तो क्या क्या करेंगे? तो जिसके डायमेंशन ही नहीं है तो वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस यूज कैसे करोगे? डायमेंशनल एनालिसिस कब यूज होता है? फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जिसमें m का कुछ पावर आए, l का कुछ पावर हो या फिर t का कुछ पावर हो। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो याद रखना, डायमेंशनल एनालिसिस कैनॉट बी यूज्ड, डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used in equations involving, containing, consisting, involving कौन कौन से फंक्शन, logarithmic function, logarithmic functions, trigonometric functions, exponential functions, etc. Trigonometric functions, etc. जहां जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वहां पे आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? ये तीन लिमिटेशन समझ में आए। तो पहला लिमिटेशन क्या था, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू हमको सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मिल सकती है, उस वैल्यू क्या बोलोगे, इंपिरिकल वैल्यू। लिमिटेशन नंबर 2, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशनलेस नहीं है वहां पे आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। लिमिटेशन नंबर 3, जिस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आए वहां पे भी ये यूज नहीं कर सकते। नंबर 4, अब जो पहला एप्लीकेशन था, इसका एप्लीकेशन, लिमिटेशन नहीं एप्लीकेशन, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन, उसमें जितने भी इक्वेशन मैंने लिखे, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, करेक्ट? ये डायमेंशनली करेक्ट है? यस, क्योंकि सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या है, सेम। तो s इक्वल टू यू टी, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, पर इक्वेशन करेक्ट नहीं है।
राइट। मैं ऐसा भी लिख सकता था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर प्लस सम डिस्टेंस, ये भी करेक्ट है, राइट। मैं v इक्वल टू यू प्लस AT को मैं v इक्वल टू यू v इक्वल टू AT v इक्वल टू यू प्लस AT प्लस GT ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे क्या है, करेक्ट है, राइट। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक इक्वेशन में एक टर्म कम आ गया या एक टर्म ज्यादा आ गया, लेकिन वो जो टर्म कम था या ज्यादा था डायमेंशंस फिर भी मैच हो गए, तो इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया। लेकिन करेक्ट है क्या? तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर एक इक्वेशन से कोई टर्म मिसिंग हो, यहाँ पे मिसिंग है, या फिर एक्स्ट्रा टर्म प्रेजेंट हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म प्रेजेंट है, राइट, लेकिन वो एक्स्ट्रा टर्म के डायमेंशंस बाकी टर्म के डायमेंशंस के साथ मैच हो रहे हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगा डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन करेक्ट नहीं था लेकिन हमको क्या मिला, करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम है जो मेंशन नहीं करते, तो ये नंबर का मैंने बताया था 1/2 लिखो या कुछ मत लिखो, या 2 लिखो या 20 लिखो या 200 लिखो, फिर भी डायमेंशनली ये करेक्ट होगा, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो दिस इज लास्ट लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, if there are some terms absent or there are extra terms present, which are dimensionally same, then the equation will be dimensionally correct। डायमेंशनली फिर भी करेक्ट आएगा, डायमेंशनली करेक्ट even though it is wrong equation, even though it is physically wrong। फिजिक्स के लॉस के अकॉर्डिंग अगर ये रॉन्ग भी है तो भी डायमेंशनली ये करेक्ट है। इसी को मैंने 4th पॉइंट थोड़ा रीफ्रेम करके लिखा है, थोड़ा ग्रामर यहाँ वहाँ, तो डजंट मैटर, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट इज टू बिग प्रॉब्लम, क्योंकि टर्म्स गायब हो गए तो भी लगेगा करेक्ट है, ज्यादा आ गए तो भी लगेगा करेक्ट है। 1/2 हुआ या 2 हुआ या ये 2 पहले आगे पीछे कहीं पे भी लिख दो तो भी करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने s इक्वल टू 2ut प्लस AT स्क्वायर लिख दिया तो भी करेक्ट है। मैंने s इक्वल टू 1/2ut प्लस AT स्क्वायर कर दिया तो भी डायमेंशनली करेक्ट है। पर इक्वेशन करेक्ट है क्या? नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो कम ज्यादा टर्म्स अगर लिखते हो सेम डायमेंशंस के तो भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, नंबर्स को यहाँ वहां कर दिया तो भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, इवन दो इट वाज इनकरेक्ट। ओके, तो अब यहाँ तक अगर समझा है तो अगला टॉपिक आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब अगला टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अब पहले तो एक्यूरेसी समझ लो क्या होता है, फिर प्रिसीशन की बात करेंगे। एक्यूरेसी मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बॉल बेरिंग लेके आया, यू नो व्हाट इज बॉल बेरिंग, पता है? छर्रे। आपकी साइकिल के व्हील में छोटे छोटे स्टील के छर्रे होते हैं, देखा होगा, राइट। मैं बॉल बेरिंग लेके आया, मैं एक पैकेट लाया, इस पैकेट के ऊपर लिखा था कि इसका डायामीटर है फॉर एग्जांपल 2.111 सेंटीमीटर एग्जांपल, राइट। ज्यादा ही हो गया तो फिर मैं 2.11 कर देता हूँ, ओके, राइट। देन जब मैंने इसको मेजर किया, मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर था, मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर क्या है यार, जिनको याद नहीं। नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल तुम अगर यूज करते हो तो आप 2.1 सेंटीमीटर से
और कम वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। 2.1 के बाद 2.2, ये क्या रीडिंग है? 2.11। अगर मैं वर्नियर कैलिपर यूज करता हूं तो मैं 2.11 तक भी जा सकता हूं। अगर मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करता हूं तो मैं 2.111 तक भी जा सकता हूं। करेक्ट। तो हम जो बॉल बेरिंग लाए उस पर लिखा था डायमीटर कितना, 2.111। मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज उठाया और मैंने मेजर कर लिया इसका डायमीटर और मुझे मिल गया 2.112 सेंटीमीटर। तो कैन यू से इट इज एक्यूरेट? तो अब एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस। क्लोजनेस मतलब आपने जो रीडिंग लिया वो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग के कितने पास में है। तो एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी थी? 2.111। हमारा क्या आया? 2.112। तो दोनों को माइनस कर दिया तो कितना मिलेगा? 0.001। तो एक्यूरेसी कितना हुआ? 0.001। तो accuracy is the closeness with the true value of quantity being measured। ये नहीं समझा तो आगे का टॉपिक सब गएगा हमसे। एक्यूरेसी जितना होता है उतना ही एरर भी होता है, तो अच्छे से समझ लो। एक्यूरेसी मतलब एक्चुअल वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के कितने पास में हमारा रीडिंग आया। तो जो रीडिंग लेंगे उसको ट्रू वैल्यू से माइनस कर देंगे और बोल देंगे ये क्या है? एक्यूरेसी। गुड। देन अब व्हाट इज प्रिसिशन? प्रिसिशन मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय प्रिसिशन? अब समझो, फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहली बार रीडिंग लिया 2.112 मिला, मैंने दूसरी बार रीडिंग लिया फिर भी 2.112 मिला, मैंने तीसरी बार रीडिंग लिया फिर भी 112 मिला। तो क्या हो रहा है? सेम मेजरमेंट बार बार आ रहा है, तो हम ऐसे रीडिंग को बोलते हैं प्रिसाइज। सो प्रिसीजन मतलब एक ही रीडिंग कितनी बार रिप्रोड्यूस हो रहा है, राइट? तो रिप्रोड्यूस होना मतलब क्या होना? प्रिसीजन होना। प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, राइट? तो एक्यूरेसी मतलब रियल वैल्यू के कितने पास में आपका आंसर है, और प्रिसीजन मतलब एक ही मेजरमेंट, एक ही रीडिंग कितने बार आ रहा है, राइट? अगर हर बार एक ही रीडिंग आया तो हम क्या बोलेंगे? प्रिसाइज है, मैं एकदम प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब सही है, राइट? करेक्ट। अगर मुझे एक्यूरेसी की बात करनी है तो एक रीडिंग सफिशिएंट है। मैंने पहला रीडिंग लिया, बोल दिया अरे एक्यूरेट नहीं है। करेक्ट। अगर एक्यूरेट तो कहां तक एक्यूरेट है? 0.001 तक। लेकिन प्रिसीजन एक रीडिंग से होगा क्या? क्योंकि प्रिसीजन का मतलब ही ये है कि एक रीडिंग कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो प्रिसीजन के लिए आपको एक रीडिंग नहीं चलेगा, आपको क्या चाहिए? सेवरल। सेवरल। ओके। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ये भी डिफरेंस है। एज यू कैन सी, इट कैन बी डिटरमाइंड विथ अ सिंगल मेजरमेंट, इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। क्लियर यहां तक? गुड। तो एक्यूरेसी मतलब how close your measurement is to the real value। precision मतलब how many times the same value is repeating, right? तो बाकी का जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।